गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिवाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, DAV PG कॉलेज सिवान। आज हम लोग एंसेंट इंडिया में पाल डायनेस्टी का जो कल्चरल अचीवमेंट था उसके बारे में देखेंगे कि पाल शासकों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में उसकी क्या उपलब्धि थी, उसकी क्या देन थी। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पाल राजाओं ने लगभग 400 वर्ष तक बंगाल और बिहार पर शासन किया। धर्मपाल और देवपाल ने अपनी विजय अभियानों के द्वारा शशांक के द्वारा जो स्थापित पुरानी साम्राज्य व्यवस्था थी उसको पुनः स्थापित किया। धर्मपाल ने कन्नौज और पाटलिपुत्र में बड़े बड़े दरबारों का आयोजन किया और तत्कालीन राजाओं ने पाल शासकों की सत्ता को एक्सेप्ट भी की। नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में पाल शासकों का जो शासनकाल है उसका विशेष इम्पोर्टेंस है। इन लोगों का दूर देशों के राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध थे। जैसे देवपाल का संबंध जावा सुमात्रा के शासक बलपुत्र देव के साथ था। वहाँ का एक दूत मंडल देवपाल के दरबार में भी आया था। मुंगेर और पाटलिपुत्र पालों के दो मेन सेंटर थे। उस समय की श्रीनगर भुक्ति, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं, आज का जो पटना है वो उस समय की श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था और जो तिरहुत क्षेत्र है उसको तीर भुक्ति कहते थे। उसमें क्रीमिला और कक्ष विषयों का उल्लेख मिलता है और बनगांव अभिलेख में हौद्रेय विषय का भी उल्लेख मिलता है। पाल वंश के शासनकाल में लिटरेचर के क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ हुआ। संस्कृत साहित्य में एक अलग तरह की परंपरा का इस समय विकास हुआ जिसको हम लोग गौड़ीय रीति कहते हैं। ये गौड़ीय रीति जो है गौड़ से गौड़ीय बना है। इस जो नया ट्रेडिशन है, ये जो नया ट्रेंड है वो पाल शासन काल में शुरू हुआ जिसको हम लोग गौड़ीय रीति कहते हैं। इसका विकास इस समय हुआ। संध्याकर नंदी ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य रामचरित की रचना इसी समय की और इसका इम्पोर्टेंस यह है, जो रामचरित है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें प्रत्येक जो पद हैं उसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग भगवान रामचंद्र के लिए होता है और दूसरा जो मीनिंग है वो जो उस समय का राजा था रामपाल उसके लिए होता है, उसको इंडिकेट करता है। मतलब इसके जो पद हैं उसके दो मीनिंग निकले, एक भगवान रामचंद्र के लिए और दूसरा जो राजा रामपाल था उसके लिए। चक्रपाणी दत्त ने वैदिक ग्रंथ की रचना की। भवदेव भट्ट जैसे प्रकांड विद्वान भी पालों के दरबार में थे। हरिभद्र भी उसी समय हुआ। हिंदू कानून के दाय भाग का जो जन्मदाता जिसको हम लोग कहते हैं जीमूत वाहन भी पाल शासकों के समय में हुए। तत्कालीन बौद्ध विद्वानों में कमलशील, राहुल भद्र, कल्याण रक्षित, धर्मपाल और दीपांकर श्रीज्ञान अतिश प्रमुख हैं। विक्रमशिला विद्वानों का भंडार था और वहाँ तिब्बती लोग भी आते थे। तिब्बती लोग वहाँ के विद्वानों से बड़े प्रभावित थे। बौद्ध कवि वज्रदत्त ने लोकेश्वर शतक नामक काव्य की रचना इसी समय की थी। इस युग में बांग्ला भाषा साहित्य और संस्कृति का भी जन्म हुआ। बांग्ला लिपि के विकास का भी यही समय माना जाता है। इस समय जन भाषा में बौद्ध विचारकों ने चर्या पदों की रचना की। यह भाषा उस समय समस्त पूर्वी भारत की थी। ब्राह्मण और वैष्णव धर्मावलंबियों ने अपने अपने धर्मों के लिए इस भाषा में रचना शुरू की थी। नई नई पांडुलिपियां भी तैयार हुई जिनमें कुछ अब भी उपलब्ध है। पाल शासकों ने अपने लंबे शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य किए, खासकर शिक्षण संस्थानों की स्थापना में। इसी समय सोमपुरी, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। जगदल में भी उन लोगों ने एक विहार की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के समीप है जिसमें विदेशी विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते थे। उसका महत्व नालंदा से कम नहीं था। उसमें 109 प्रसिद्ध पंडितों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विद्वान अतिश दीपांकर श्रीज्ञान थे जिन्हें निमंत्रण पर तिब्बत बुलाया गया था और वहां जाकर उन्होंने लगभग 70 ग्रंथों की रचना की थी। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। देवपाल के समय नालंदा में जावा के राजा बलपुत्र देव के आग्रह पर एक छात्रावास का निर्माण किया गया था। दीपांकर बाद में जावा भी गए थे। पाल शासन काल में आर्ट और आर्किटेक्चर का भी काफ़ी ग्रोथ हुआ। इस समय के प्रसिद्ध कलाकारों में धीमान और बीटपाल का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मूर्तिकला और धातुओं को ढालने में दक्षता प्राप्त थी। स्थापत्य और मूर्तिकला को भी पाल शासकों ने प्रश्रय दिया था और पूरे बंगाल तथा बिहार में चैत्य विहार और मूर्तियों का निर्माण कराया था। कांस्य मूर्ति कला का प्रधान केंद्र गया में कुरकीहार नामक स्थान में था, जहां से तत्कालीन कांस्य की मूर्तियां पर्याप्त मात्रा में मिली है। इनके समय में पत्थर की मूर्तियां भी काफी मात्रा में बनी थी। गया के काले पत्थर से ये मूर्तियां बनती थी। इनके समय जिस कला शैली का जन्म हुआ उसे हम मध्यकालीन कला की पूर्व शैली कह सकते हैं। पाल कला ने केवल भारत में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया की कला को भी प्रभावित किया था। दुर्भाग्यवश उस कला की कोई इमारत उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारे सरोवर, तालाब, नहरों की बड़ी संख्या आज भी सुरक्षित है, जिसे हम पाल स्थापत्य कला के आधार पर बना हुआ मान सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के बहुत सारे विहार सोमपुर विहार के आधार पर बने थे। मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने भी पर्याप्त मात्रा में बनते थे। कला में अध्यात्म तथा भौतिक तत्वों का अच्छा सम्मिश्रण देखा जाता था। धार्मिक और वास्तविक वस्तुओं का अंकन कला के माध्यम से होता था। चित्रकला की भी प्रगति इस समय हुई। पालकालीन चित्रकला के अवशेष बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, कैम्ब्रिज के पुस्तकालय और ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। तत्कालीन चित्रकला पर तंत्र और वज्रयान का प्रभाव स्पष्ट है। यहीं से चित्रकला का प्रसार तिब्बत और दूर दूर देशों में हुआ था। पालकालीन महाश्री तारा का एक चित्र भी यहाँ उपलब्ध है। धार्मिक दृष्टिकोण से पाल शासन काल में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। वेद, वेदांग, मीमांसा, आयुर्वेद, दर्शन, तर्क, न्याय, धर्मशास्त्र आदि का सर्वांगीण अध्ययन यहाँ होता था और विद्वानों में आपसी तर्क वितर्क भी होता था। भाषाओं की उत्पत्ति हो रही थी और बौद्ध सिद्धों ने इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त की थी। वाराह नरसिंह, वामन, परशुराम, गरुड़ ध्वज, शिव आदि का उल्लेख भी पालों के अभिलेखों में मिलता है। बौद्ध होते हुए भी पाल लोग अन्य धर्मों को भी प्रश्रय देते थे। हालांकि अधिकांश पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म उन्हीं के आश्रम में पलता रहा। बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप बहुत कुछ उन्हीं के तत्वावधान में निखरा और उसे नवजीवन भी प्राप्त हुआ। साहित्य तथा धर्म के प्रसार में पाल शासकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को खुलकर दान दिया और हिंदू देवताओं के अनेक मंदिर बनवाए। वे हिंदू धर्म के विरुद्ध कभी नहीं थे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास इसी युग में हुआ। बौद्ध पाल शासक धार्मिक सहिष्णुता की नीति में विश्वास रखते थे और वे लोग ब्राह्मण मंत्रियों को भी नियुक्त करते थे। इस प्रकार लगभग 400 वर्ष तक शासन करने वाले पाल राजाओं के तत्वावधान में बंगाल और बिहार में सांस्कृतिक जीवन में अभूतपूर्व विकास हुआ। इस प्रकार पाल वंश का सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त महत्व है। वो लोग अंतिम हिंदू सम्राट थे जिनका आदेश पत्र पाटलिपुत्र से जारी किया गया था। उन्होंने केवल भारत में ही धर्म और संस्कृति के विकास में योगदान नहीं किया बल्कि विदेशों में भी उनके प्रचार को प्रोत्साहन किया। बौद्ध होते हुए भी पाल शासक इतने उदार थे कि उन्होंने नारायण और महादेव के उपासकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। उनके राज्य में हिंदू देवी देवताओं का वैसा ही महत्व था जैसा कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का।